हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। ये बहुत वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाएगी। रूल 38 पोर्टल से रिलेटेड सारी जानकारी वीडियो में मिलेंगे। साथ ही साथ गाइडलाइंस भी दिया गया है, इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। डिवीजन ऑफिस को किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना वो भी मैं ही बता दूंगा आपको। आप किस तरह से डिवीजन ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाय लेटर, बाय विजिट, ये सारी चीज़ें का डिटेल मैं आपको दूंगा। मेरे टाइम में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं जिस टाइम पे अप्लाई करने का मेरा टाइम आया था, मैं उस टाइम पे नहीं करके भी 1 महीना चक्कर काटा हूँ। मैं नहीं चाहूँगा किसी भी एम्प्लॉय को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े, इसलिए इस बेसिस पे ये वीडियो है। खासकर पीडब्ल्यूडी को तो बहुत ही हेल्पफुल है। पीडब्ल्यूडी को प्रायोरिटी मिली रहती है कि वो CSID जनरेट होने के बाद ही रूट 38 के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। पर और साथ ही साथ अदर कैटेगरी को भी बेनिफिट है। अदर कैटेगरी कोई भी तरह का कोई भी इशू नहीं है तो उनको जस्ट 1 ईयर ऑफ सर्विस काम करने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं और फर्स्ट या सेकंड अलॉटमेंट में उनका ट्रांसफ़र गारंटी है। साथ ही साथ अगर कोई नॉर्मल कैटेगरीज के हैं और उन्हें टर्मिनस इलनेस, उनके परिवार को किसी को टर्मिनस इलनेस है, रिस्पॉन्स ग्राउंड से या तो कंपनसेशन ग्राउंड से, ये सारे माध्यम से वो उनके लिए उनको ये सब माध्यम से उनको 1 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य ये है कि हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होने से ही हम अप्लाई कर पाएंगे। तो ये वीडियो टोटली उस पर बेस्ड है। मैं इसमें डिटेल दूंगा, किस तरह से आप कैंडिडेट का डिटेल दोगे, लेटर का फॉर्मेट दूंगा, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो जैसे मैं बताता हूँ कि मैं ये वीडियो का हमेशा बनाते हुए PWD कैटेगरीज को ध्यान पे रखता हूँ। तो ये वीडियो जो होता है ब्लैक एंड वाइट में बनाता हूँ, जो कलर एंड ब्लैक से दे सकें। जो HSDF है वो इंग्लिश में पढ़ सकें, जो को लो विजन का प्रॉब्लम है वो हिंदी मेरे कम्युनिकेशन सुन सकते हैं, जो इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं वो हिंदी मेरे वर्बली बात को सुने, और जो हिंदी समझता है वो इंग्लिश में मेरी नोट्स को पढ़ लें, काफ़ी है। जैसे कि रूट 38 वेब पोर्टल में आप जाओगे, कैसे जाओगे? तो पहले गूगल में रूट 38 लिखें, ये सिंपल तरीका है। पहले जो आएगा साइट वो रूट 38 का ही होगा। एक में रिक्वेस्ट रूट 38 रिक्वेस्ट है जो कि एम्प्लॉय के लिए है। दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है डिवीजन ऑफिस का। तो ये लिंक मैंने लिख के भी दिया है। सबसे पहला कार्य ये है कि आप जैसे ही आपका CSID मिल जाए, आप अपने डिवीजन ऑफिस को, जो कि आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन करवाने के 2 तरीके हैं। या तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाके मिल लें डिवीजन ऑफिस में और ऑन टाइम वो रजिस्ट्रेशन कर दें तो बढ़िया, नहीं तो थ्रू बाय लेटर। अगर आपका डिवीजन ऑफिस काफ़ी दूर है और आप कोई ऐसी यूनिट में हो जहाँ से डिवीजन ऑफिस काफ़ी दूर पड़ रहा है तो बाय लेटर भी दे सकते हो। लेटर में आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, करंट डिवीजन या करंट सर्कल, कैटेगरी, स्पेशल केस हो अगर तो स्पेशल केस, PWD कंपनसेशन ग्राउंड ये सभी स्पेशल केस है। CSID, आपका कैडेट क्या है, जैसे शॉटिंग असिस्टेंट है, आप कौन से ग्रुप में है, जैसे कि C ग्रुप में, अगर MTS है तो वैसे लिखिएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है आपका, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है आपका जो भी है, जेंडर दीजिएगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट अगर SSC के माध्यम से है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दीजिएगा। अगर आप प्रमोट हो के GDS से प्रमोट या MTS से प्रमोट हुए, ऐसे P या जो भी है तो उस बेसिस पे दीजिएगा। ये वीडियो बस SAP के लिए नहीं है, MTS मेल गार्ड सबके लिए है। ये सबको लेकर चलना है। मैं आगे डिटेल में बताऊँगा आपको सब कैटेगरीज के। तो डिटेल तो आप डिवीजन ऑफिस को ये सारी डिटेल जो होती है वो डिवीजन ऑफिस के पास भी होती है, क्योंकि आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी वही है। पर हम लोगों का काम है कि हम अपना तरह से पूरी जानकारी दें, वो उसको चेक करेंगे और जो भी नीडफुल काम होना है वो करेंगे। अगर आपका यूनिट जो है डिवीजन ऑफिस से काफ़ी दूर है तो आप बाय लेटर भी थ्रू प्रॉपर चैनल भी भेज सकते हैं। लेटर का फॉर्मेट मैंने मेंशन किया है। सब्जेक्ट आपका रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए, जो आप डिवीजन ऑफिस को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरा रजिस्टर कर रूट 38 मास्टर डाटा में एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन के माध्यम से पोस्ट आप लिख दीजिएगा। तो ये थोड़ा फॉर्मेट आप देख लीजिएगा कैसे करके मैंने बनाया है, उस बेसिस पे अपना लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल दे दीजिएगा। साथ ही साथ आप नीचे में ये भी लिखिएगा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मैम मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो उस माध्यम से मुझे या तो नोटिस लेटर या मेल करके मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दे। अब जिनके डिवीजन ऑफिस सामने ही है वो या तो जाके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से डिवीजन ऑफिस में विजिट कर करके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिल सकता है।
लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बोले कि आप नहीं, मैं रिफ्यूज़ कर दिया, वर्बली बोले बात भी करूँगा, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल एक लेटर कर दीजिए, फॉर्मेट जाता है, मैंने ऊपर बताया उसी की तरह। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप सेंट्रल एम्प्लॉय हो और आपका सेंट्रल में सारा काम पेपर वाइज होता है, सेंट्रल नहीं स्टेट में भी सारा काम पेपर वाइज होता है। लेटर एक इंसान को फोर्स करता है कि वो उस पर काम करे, इसलिए जितना लेटर दे सकते हो उतना बढ़िया। अब आगे देखते हैं कि अब बहुत बार क्या होता है यहाँ पे कि मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे टाइम पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रूल 38 नया नया आया था, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को जानकारी नहीं थी कि किस तरह से रजिस्टर किया जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन्हें अवेयर करवाया, मुझे कहीं से एक जानकारी मिली उस बेसिस पे, तो मुझे पता चला कि एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करके उनका भी एक रहता है, जैसे हमारा 38 रिक्वेस्ट करके रहता है वैसे उनका एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन रहता है। उसमें यूज़र एंड पासवर्ड देने के बाद OTP जनरेट होता है। OTP जैसे फिलफिल करते हैं वो, तो उनका रूल 38 मास्टर डाटा का होम पेज खुल जाता है। होम पेज खुलने के बाद वो अपना मेनू के अंदर जाके एडिट एम्प्लॉय डाटा में आपका डिटेल फिल कर सकते हैं। वहाँ पर बस आपका CSID देंगे और नाम ये सब अपने आप विजिबल होने लगेगा। जो चीज़ नहीं विजिबल होता है वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशल केस जैसे PWD है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो आप अपने तरह से जितनी ज़्यादा डिटेल दे सकते हो उतना अच्छा है। बाद में वो सबमिट कर देते हैं। तो आपका काम ये है कि अपना ज्वाइनिंग लेटर, जो कि आपकी रिसीविंग लेटर है, PWD सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें लेके जाएं। अगर आप फर्स्ट टाइम जैसे ही आपके यहाँ पे हो गया, तो आपका सबसे पहला काम ये है कि वहीं पर रीचेक कर लें लॉगिन करके कि आपका रजिस्टर हुआ है कि नहीं। जैसे आप अपना आईडी और पासवर्ड डालिएगा, आपका OTP जनरेट होगा, OTP से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो वहीं पे पता चल जाएगा कि आपका लॉगिन होने लग रहा है, आपका मतलब काम पे आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी इसमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले बताया है कि अदर कैटेगरी के लिए एक साल रेगुलर सर्विस जरूरी है, पर टर्मिनस इन रिस्पॉन्स ग्राउंड, कंपनसेशन ग्राउंड के अंदर से उन्हें एक साल का रेगुलर सर्विस फॉलो नहीं करना पड़ता है। या फिर जो कैंडिडेट्स नॉर्मल कैटेगरी से ज्वाइन किए हैं और काम करते करते डिसेबल हुआ है, तो उनको भी PWD कैटेगरी के माध्यम से वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि उनका सिविल सर्जन ऑफिस से, जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UDID कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ती है अपने डिवीजन ऑफिस में। तो आप पहले बात करें PWD कैटेगरी और तो वो CSID के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं रूल 38 पोर्टल से। अब बात करते हैं अटैम्प्ट के बारे में। तो जैसे कि मैं बता रहा था पहले भी कि अदर कैटेगरीज के लिए 2 इंट्रा, 2 और इंटर कैटेगरी अटैम्प्ट कर सकते हैं। मतलब 2 आउट स्टेशन, 2 आउट स्टेट और 2 इन स्टेट में कर सकते हैं। PWD को एक एक्स्ट्रा मिलता है दोनों में, इंट्रा और इंटर में। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान रखना है। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं और आप गुजरात के लिए अप्लाई किए हैं, जो कि इंटर ट्रांसफ़र के लिए है, ठीक है, INTR इंटर ट्रांसफ़र के लिए। तो एक बार ट्रांसफ़र होने के बाद अब आप गुजरात से चाहते हैं कि बिहार आएँ, तो आपको 3 साल का वेटिंग करनी होगी। यही सेम चीज़ है इंट्रा में। पर अगर आप इंट्रा में क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर सर्कल है, जैसे कि मान लीजिए झारखंड सर्कल है, झारखंड सर्कल के अंडर मैं धर्मा डिवीज़न में हूँ, तो मैं चाहूँगा मैं रांची डिवीज़न में ट्रांसफ़र हो जाए, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब रांची से मैं चाहूँगा कि जमशेदपुर में हो जाए, तो उसके लिए मुझे अभी 3 साल वेट करना होगा, तो वो इंट्रा हो गया। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट तरह का ट्रांसफ़र मैं अप्लाई करूँ, तो हम मुझे वेट नहीं करनी पड़ेगी। मतलब पहले इंटर कर लिए, मतलब MP से गुजरात आ गए, ये चलो हो गया। अब गुजरात के अंदर ही मुझे डिवीज़न में ट्रांसफ़र करवाना है, तो उसके लिए मुझे 3 साल का वेट नहीं करना पड़ा, मैं इमीडिएटली कर सकता हूँ वो चीज़। अब चलिए बात करते हैं अप्लाइंग ग्राउंड। तो अप्लाइंग ग्राउंड 4-5 तरह का होता है। पहले तो अदर वाले को छोड़ देते हैं, अदर वाले को ज़रूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट उसको बात करते हैं। पहले PWD के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, PWD एम्प्लॉय जो होता है उनका डिटेल रहता है डिपार्टमेंट के पास। वो उनको कैटेगरी में ही उनको ये मिली हुई है, रिलैक्सेशन मिली हुई है कि वो CSID के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। उनको 1 साल का पीरियड को कवर अप करना नहीं होता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय जो काम करते हुए फिजिकल हैंडीकैप हो चुके हैं, वो भी इस चीज़ को
पीडब्ल्यूडी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको उनको अपना डिवीजन ऑफिस में अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा कि वो हैंडीकैप हुए हैं। साथ ही टर्मिनल इलनेस का बहुत कन्फ्यूजन रहता है। मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि सर मेरे पिताजी DM टाइप 2 है, मेरी माता हाइपरटेंशन है, मेरे फादर को सेलुलाइटिस हुआ है, तो क्या ये टर्मिनल इलनेस है? तो मैं बताना चाहता हूँ टर्मिनल इलनेस वो होता है जिसका किसी भी तरह का कोई आगे चलकर या मतलब लाइफ टाइम डिजीज़ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाइपरटेंशन भी तो लाइफ टाइम डिजीज़ है, DM टाइप भी तो लाइफ, पर ये लाइफ टाइम डिजीज़ जो है वो ऐसा हो कि इंसान बेड से भी ना उठ पाए, वैसा वाला डिजीज़ है जिसमें आप ही को उनका केयर टेकर बनकर रहना होगा। वो हो गया जैसे कि लिवर फेलियर होता है, किडनी फेलियर होता है, ब्रेन हैमरेज होता है, स्ट्रोक वाले होते हैं। उसके बाद ब्लड कैंसर से रिलेटेड ये सब हो गया टर्मिनल इलनेस में। DM टाइप 2 एक दवा खाओ, ड्यूटी कंटिन्यू करो, वो टर्मिनल इलनेस नहीं हुआ। हाइपरटेंशन में एक प्रेशर की दवाई खाते हैं और ठीक रहता है, वो टर्मिनल इलनेस में नहीं आएगा। तो उस केस में भी क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर सिविल सर्जन ऑफिस से लिखवाना होता है कि आपके फैमिली के मेंबर को ये बीमारी है, टर्मिनल इलनेस के अंदर आता है। डॉक्टर अगर प्रॉपरली लिख देता है तो वो फॉर्म को आपको अपलोड करना होता है। कंपल्शन ग्राउंड से मतलब है अगर कोई एम्प्लॉय मृत्यु हो जाती है तो उसके वाइफ को या पति को और उसके बच्चों को काम मिलता है, तो वो क्या कंपल्शन ग्राउंड में, अगर कंपल्शन ग्राउंड के माध्यम से कोई ज्वाइन हुआ तो उसको कंपल्शन ग्राउंड को अपना एक्टिव करवाना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। फीमेल एम्प्लॉय के लिए ये बेनिफिट है कि फीमेल एम्प्लॉय जो अभी कर मान लीजिए मैरिड एम्प्लॉय है और उनका डाइवोर्स हुआ, तो उस केस में उनको एक और ट्रांसफ़र एक्स्ट्रा मिलता है। पर कब? मान लीजिए उन्होंने सारा मैक्सिमम अपना जितना भी इंटर और इंट्रा का था वो यूज कर लिया, दो जो मिलता है, ठीक है, यूज़ हो गया। अब यहाँ पे हो गया कि उनका फैमिली इशू हो रहा है, और फैमिली इशू होने की वजह से उनको क्या होता है, डाइवोर्स हो गया और वो आपको पेरेंट्स के घर में जाना चाहती हैं, तो उस केस में उनको एक और एक्स्ट्रा मिलता है। पर उसके लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि वो CPMG से रिक्वेस्ट करेंगी, CPMG इस केस को देखेगा कि हाँ ये रिकमेंडेबल केस है, तो वो उस केस को ले जाएगा DGPS के पास। DGPS हमारा डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विस हो गया। अभी हमारा आलोक शर्मा जो है DGPS है। आलोक शर्मा इसमें ये करेंगे, इस केस को देखेंगे और CPT का जो सॉफ्टवेयर है उसको इन्फॉर्म करेंगे कि ये लेडी को ज़रूरी है, इसका रजिस्ट्रेशन करो, इसको एक और ग्रांट करो ट्रांसफ़र का, उस बेसिस पे। अब बात होती है MTS की। मैंने कहा था ये वीडियो बस SAPA के लिए नहीं है, MTS मिलकर सब देखें, ये वीडियो सबके लिए है। तो अंडर Rule 38 जो होता है इंटर ट्रांसफ़र, जैसे कि हम लोग बताया गया था कि ऐसे PA जो भी होता है, जब PAPO हो गया वो PAPO में ही ट्रांसफ़र लेंगे, जो ऐसे RMS में रहते हैं वो ऐसे RMS में ही ट्रांसफ़र मिलेगा उनको, जो PSCO में रहता है या RO में रहता है उनको PSCO और PRO में ही ट्रांसफ़र मिलेगा। लेकिन MTS में ऐसा कुछ नहीं होता है। MTS एक विंग से दूसरे विंग्स में जा सकते हैं, वो RMS सर्कल ऑफिस रिजनल ऑफिस कहीं भी जा सकते हैं, पोस्टल ऑफिस कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पोस्टल अकाउंट ऑफिस में नहीं। पोस्टल अकाउंट ऑफिस में जो कि ट्रांसफ़र लिए हैं वही पोस्टल पहले ट्रांसफ़र हो चुका है जिनका, वही इसमें जाते हैं, पोस्टल अकाउंट ऑफिस में जाते हैं। अब ये पोर्टल दिखाते हैं, जैसे कि मैंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन पोर्टल दिखा दिया जो कि एडमिनिस्ट्रेटर डिवीजन ऑफिस का काम करता है। ये हो गया आपका पोर्टल। आपका मतलब हो गया कि इसमें एम्प्लॉय रजिस्टर करेंगे, ऊपर वाला Rule 38 रिक्वेस्ट में आपका यूज़र ID और पासवर्ड जाएगा, उसके बाद आपका OTP जनरेट होगा। आपका काम ये है कि आप अपने पासवर्ड को चेंज कर लें, कि ये पासवर्ड आपका डिवीजन ऑफिस ने दिया था। जैसे ही डिवीजन ऑफिस मतलब पासवर्ड आप देंगे, OTP आप देंगे तो आपका पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आएगा। जैसे आप पासवर्ड चेंज करेंगे उसमें दिखेगा कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि ये पोर्टल में रिक्वेस्ट फॉर्म में जाएँ। यहाँ पे जैसे ही आप जाइएगा तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारे डाटा फिलअप किया हुआ रहता है जो कि आपने पहले ही प्रोवाइड किया था उन्हें। आपको जो है नीचे वाले डाटा फॉल फिलअप करने हैं, जो कि डिटेल प्रेजेंट पोस्टिंग हो गया, अप्लाइंग डिटेल हो गया, और यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट कितना आपने अवेलेबल किया है, ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। ये सब फिल करने के बाद जैसे डिटेल ऑफ एप्लीकेशन में प्रेजेंट पोस्टिंग, डिटेल प्रेजेंट पोस्टिंग में कुछ चीज़ें ऊपर भी फिलअप की होगी,
वो टैली होनी चाहिए। जैसे डिग्नेशन में यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट, तो यहाँ पे भी पोस्ट ऊपर में वाला भी पोस्टल असिस्टेंट फिल होना चाहिए, तभी होगा। ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट पोस्ट वो टैली कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ प्रेजेंट पोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट पोस्ट वो लिखना पड़ेगा। चेंज करना, एप्लीकेशन ग्राउंड 5 तरीका है मैंने बता दिया है। प्रेजेंट पोस्टिंग ऑफ वर्क भी मैंने बता दिया है, कहाँ पे आप काम कर रहे हो। अब यहाँ पे टाइप ऑफ रूल, इसमें 2 तरह के होंगे, इसमें 2 तरह के होंगे, एक हो गया इंट्रा, एक हो गया इंटर। उसको फिल करने के बाद आप अपना प्रेफरेंस फिल करिएगा। जैसे प्रेफरेंस फिल कीजिएगा तो आपका सबमिट ऑप्शन आएगा। सबमिट ऑप्शन आएगा। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन चीज़ इसमें एडिबल नहीं है, जिसके ऊपर में मैंने हम आपने पहले डिटेल डिपार्टमेंट डिवीजन ऑफिस को दे चुका था, इसमें एम्प्लॉय आई डी, कैडरेट, होम सर्कल, यूनिट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारा फ्रिज है। अगर बाई चांस आपका कोई डिटेल में मिस्टेक है तो आपको डिवीजन ऑफिस में जाकर बोलना पड़ेगा कि उसको कंट्रोलिंग ऑफिसर उसको चेंज करेगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है वो मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, कौन से ग्रुप से आते हो, डेजिग्नेशन, जो कि नीचे 2 कॉलम आपने दिखाया तो वो तो फिल करना होगा, किस ग्राउंड से अप्लाई कर रहे हो वो चीज़। अगर आप टर्मिनस इलनेस से अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रूफ देना होगा। जैसे मैंने बताया सिविल सर्जन ऑफिस से आपको लेटर लिख के देना होगा कि आपको ये प्रॉब्लम, ये आपकी मम्मी को या पिताजी को या भाई बहन का नहीं होगा, मम्मी पिताजी, ये इशू है और उसका केयर टेकर आप ही हैं। ये सारा हो गया। साथ ही साथ अप्लाई करने के बाद आपको 3 दिन मिलेगी। ये 3 दिन मतलब हो गया 72 आवर्स। जैसे ही आपका मान लीजिए वहाँ से आपका अप्रूवल हो जाता है कि आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया गया है, आपको ये डिवीज़न में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसमें 2 कॉल ऑप्शन लिखे गए, या तो एक्सेप्ट कीजिए या तो रिजेक्ट कीजिए। जैसे कि इसको बड़ा करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये आपको मिल गया ना, अच्छी अलर्ट हो गया। ठीक है, अब आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर डिक्लाइन करें। आपको लगता है कि हाँ बढ़िया, हमको ही चाहिए था जो मैं खोज रहा था, तो एक्सेप्ट कीजिए। अगर बोलेगा नहीं मैं तो बस गया हूँ यहाँ पे, मुझे मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहा हूँ मैं, तो फिर डिक्लाइन कीजिए। आप पे 3 दिन का समय रहता है। अगर इसमें कुछ भी नहीं करते हैं आप तो ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट में हो जाता है और आपको न्यू यूनिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। 4 चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इसमें टाइप करना भूल गया। एक, आप अगर चाहते हैं कि मैं थोड़ा कुछ दिन और रहूँ मैं पेरेंटल यूनिट में, तो आप 60 दिन तक 60 डेज आप वहाँ पर रह सकते हैं। उसके लिए एक लेटर कर सकते हैं कि मेरा थोड़ा एक्सटेंड करना है। जैसे एक्सटेंड के बारे में मैं बताया था कैसे लिखते हैं, वैसे ही एक्सटेंड ग्राउंड से आप लिख सकते हो। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये हो गया कि दूसरा चीज़ आप पे ये हो गया कि आप पे किसी तरह भी CS रूल का कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीडिंग चल रहा है तो उस बेसिस पे आपका ट्रांसफ़र पेंडिंग कर देगा। आप जब तक उसमें क्लियरेंस नहीं मिलता है आपको नया यूनिट में जाने के लिए परमिशन नहीं देगा। अगर कोई वुमन है और वो मैटरनिटी लीव लेकर रखी है, मतलब उनका बच्चा होने वाला है और वो मैटरनिटी लीव लेकर रखी है और उस बीच में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र अप्रूवल हो जाता है, तो उस केस में वो मैटरनिटी लीव को कंप्लीट करके आएंगी अपना पेरेंटल यूनिट में, उसके बाद ही न्यू यूनिट में वो ट्रांसफ़र हो गए। आगे चल के एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप मान लीजिए आपका डिवीज़न यहाँ पे रूल है कि जैसे ही आपका लेटर निकला, ठीक है, सर्कल ऑफिस ने लेटर निकाला, 30 दिन के अंदर जो होता है आपको रिलीव कर दिया जाएगा आपका पेरेंटल यूनिट से। पेरेंटल यूनिट चाहे पोस्टिंग ऑर्डर, एक पोस्टिंग ऑर्डर होती है जो कि आपकी यूनिट भेजेगा आपको पेरेंटल यूनिट, मतलब आपके पुरानी यूनिट में आप बोलेगा इसको भेजिए, तो उस माध्यम से होता है। अगर वो नहीं भी भेजता है, लेट हो जाता है, डिले होता है, लेकिन आपको पुराना यूनिट का काम ये है कि आपको ट्रांसफ़र 30 दिन में छोड़ देना है। 30 दिन के अंदर बैगों को पैक कर लेना है। ठीक है, कि मैं तो जाने वाला हूँ, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। और अपना न्यू यूनिट में जाके अगर आपको वहाँ से पोस्टिंग ऑर्डर मिल गया है तो बढ़िया, अच्छी बात है। अगर नहीं भी मिलता है आपको तो आप वहाँ पे प्रेजेंट होइएगा अपना डिवीजन ऑफिस में और बोलिएगा सर मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ गया और मुझे अभी तक पोस्टिंग ऑर्डर मिली नहीं, मुझे पोस्टर दे दीजिए। वो उस पर
काम करेगा और आपको पोस्टिंग शेड्यूल प्रोवाइड करेगा। अगर उस बीच में वो कहता है कि अभी मैं पोस्टिंग ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ, तो उस पीरियड को वेटिंग कंपलसरी वेटिंग में गिना जाता है। कंपलसरी वेटिंग में ऐसा नहीं कि घर में बैठ जाओगे, घर में बैठे होगे ऐसा नहीं है, लेकिन उस माध्यम से भी आपको पे और अलाउंस सारे मिलेंगे। तो यहाँ से हो गया आपका सारा काम, ठीक है। दूसरा चीज़ ये बताऊँगा, जैसे कि मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये एक ये निकला है, एक पीरियड के माध्यम से बताया गया कब कौन सा डेट में क्या होता है, लेकिन ये एक्चुअली फॉलो नहीं होता। मोस्टली इस बार डिले हो गया है, फिर भी हमारा काम है डिटेल कर रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं तो कंप्लीट डिटेल देना। तो इसमें ये चीज़ है कि वैकेंसी कैप्चर होगी हर महीने का, मतलब 3-3 महीना में होता है अलॉट। तो मार्च, जैसे मार्च हो गया, अप्रैल में छूट गया, मार्च हो गया, अप्रैल में जून, ठीक है, 2 महीना मार्च में निकला, फिर 2 जून, फिर सितंबर, फिर दिसंबर, ऐसे निकलता है। तो वैकेंसी कैप्चर हुआ 1 से 5 तारीख को, उसको कंट्रोल यूनिट को फॉरवर्ड कर दिया। ये ऊपर वाला जो है वो इंट्रा का है, नीचे वाला जो इंटर का है। अब जो फॉरवर्डिंग एक्सेप्टेंस ये कंट्रोल यूनिट जो होता है अपना लास्ट डे में मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में होता है ना, उसके 1 महीना पहले का लास्ट में, फरवरी में, अगस्त, नवंबर में बुद्धि लगाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा, किसको क्या मिल रहा है। 11 तारीख को हर मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में पता चल जाएगा कि किसको क्या मिल रहा है। आपका काम क्या है, 3 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद का जैसे 11 का निकला, 12, 13, 14, 3 दिन, मतलब 72 आवर्स आपके पास है। इसमें एक्सेप्ट करो, डिक्लाइन करो, मैंने आपको पहले बता दिया था ऊपर में, वो आपने कर लिया। फिर करने के बाद 15 तारीख को आपका लिस्ट निकल गया, सर्कल ऑफिस आपका लिस्ट निकाल दिया। ये हो गया आपका इंट्रा का, मतलब विद इन अ सर्कल, बिटवीन अ डिवीजन। अब होता है, हम बात करते हैं इंटर का, ठीक है। इंटर यहाँ से आप देख सकते हैं जी से स्टार्ट हो रहा है। तो प्रोविजनल अलॉटमेंट 17 तारीख को हो जाएगा, सब खेला कि पता चलेगा किसको कब मिल रहा है। एक्सेप्ट फिर जो 3 दिन 18 से 20 ये होने के बाद फिर रिलीजिंग ऑर्डर निकलेगा, अप्रूवल निकलेगा 21 को, और कैंडिडेट को उसी के 1 महीना बाद, जैसे मैंने बताया 30 दिन बाद, जब मार्च को मान लो 21 मार्च को निकला, तो 30 दिन बाद 21 अप्रैल को आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब वहाँ से निकलने के बाद आपको पहुँचना है यूनिट में, पोस्टिंग ऑर्डर लेना है। और अगर पोस्टिंग ऑर्डर वहाँ मतलब आपका ऑलरेडी डिवीजन को मिल चुका है और आपको भी मिल चुका बाय मेल या बाय लेटर, खुश हो जाइए, बस काम हो गया, खेला हो गया। तो ऐसा हो गया प्रोसेस। और कुछ डिटेल दूंगा, कुछ अगर छूटा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो को कंटिन्यू करूँगा। ये रूल 38 का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब थोड़ा और लंबा जाएगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा।